कुछ साल पहले जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी ना, तो जिन भी कंपनीज को, ब्रांड्स को मैं जानता था, उनमें से ज्यादातर लिस्टेड होती ही नहीं थी। जैसे मुझे याद है, मैं चाहता था कि पार्ले लिस्टेड हो, बिस्लरी लिस्टेड हो, हिमालय लिस्टेड हो, अमूल लिस्टेड हो, फ्लिपकार्ट लिस्टेड हो। ये सारी की सारी कंपनियां लिस्टेड होती ही नहीं थी। पिछले 1-2 साल में ना ये चीजें बदल रही हैं। आजकल स्टार्टअप्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड या तो हो गए हैं या होने का सोच रहे हैं। इंटरनेट कंपनीज काफी सारी लिस्ट होना चाहती हैं। तो आजकल ये जो यंग कंपनीज हैं, जिनको हम और आप जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो लिस्ट होने वाली हैं। बारबेक्यू नेशन अभी लिस्ट हुआ, इंडिया मार्ट अभी लिस्ट हुआ, आगे जाके जोमैटो, पॉलिसी बाजार, नायका और ऐसे कई सारी कंपनियां, पेटीएम हो गया, ये सब लिस्ट होने वाली हैं। तो ज्यादातर वो ब्रांड्स, एप्स जिनको हम जानते हैं, यूज करते हैं, वो अब लिस्ट होने वाली हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग है, मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है। मुझे याद है जब CDSL आया था आईपीओ, मैं बहुत एक्साइट हुआ था। BSC जब आया था तब वो बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन अब बहुत एक्साइटिंग आईपीओज आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। बुरी बात क्या है, ये जो डिजिटल कंपनियां हैं, इंटरनेट कंपनियां हैं ना, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका पूरा अलग है। जिस तरीके से हम आज तक रिलायंस को, HDFC को, एशियन पेंट्स को एनालाइज करते थे, ये न्यू एज कंपनीज को इस तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। ये बिजनेसेस अलग हैं और इनमें क्या देखना है, कैसे देखना है कि ये अच्छी है या बुरी है, इसका तरीका पूरा अलग है। और इंडिया में ना किताबों में, वीडियोस में इसके बारे में ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इस तरह के बिजनेसेस तो लिस्ट होते ही नहीं थे, वो तो होना ही अब शुरू हुए हैं। तो इसलिए ज्यादा आपको गाइडेंस भी नहीं मिलेगा कि इन कंपनीज को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि न्यू एज डिजिटल और इंटरनेट फर्स्ट कंपनीज को एनालाइज कैसे किया जाए, उनमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ताकि आप आने वाले बहुत सारे अच्छे आईपीओज जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अच्छे से देख सकें और इन्हीं कंपनीज का फ्यूचर है, तो आप एज एन इन्वेस्टर फ्यूचर रेडी हो सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। एनालाइज करना सीखते हैं न्यू एज कंपनीज। बाय द वे, कौन से आईपीओज आ रहे हैं, आपकी पसंद की कंपनी का आईपीओ कब आ रहा है, ये सारी डिटेल्स अब आपको टिकर के आईपीओ सेक्शन में मिलेंगी। यहां आपको पता चलेगा कि कौन से आईपीओज आने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल्स, उनका प्रोस्पेक्टस, कंपनी कितना पैसा उठा रही है, किस प्राइस पे, क्यों, सारी डिटेल्स, कौन से आईपीओज अभी चल रहे हैं और कौन से आईपीओज रिसेंटली आए हैं, ये सारी डिटेल्स भी अब आपको टिकर के आईपीओ सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस और डिजिटल फर्स्ट बिजनेसेस में ना बहुत बड़ा फर्क है, एक फंडामेंटली बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है अब समझते हैं। ज्यादातर बिजनेसेस की वैल्यू किस बात पे होती थी, कि वो कितना सामान बेच रहे हैं, वो कितनी सेल्स कर रहे हैं, या उनके पास कितनी प्लांट एंड मशीनरी है। जैसे अगर आप कोई मेटल, माइनिंग या रियल एस्टेट कंपनी को वैल्यू करने जाएंगे ना, तो हमेशा ये देखा जाता है कि उनके पास कितना लैंड है, कितनी सारी माइंस हैं, या कितना बड़ा स्टील प्लांट है, कितना बड़ा सीमेंट प्लांट है, वो हर साल कितना सीमेंट या स्टील बना सकता है। यानी कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ना, इनकी जो वैल्यू है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में अच्छे से कैप्चर होती थी। एसेट्स में आ गया कि इतने की प्लांट मशीनरी है, लायबिलिटी में आ गया कि इतने का लोन है। तो जो हमारी अकाउंटिंग है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, वो सब बनी है इस तरह के बिजनेसेस को वैल्यू करने के लिए। क्योंकि इसी तरह के बिजनेसेस होते थे, तो जो उसकी अकाउंटिंग है वो भी उसी हिसाब से डिजाइन हुई कि ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस तरह के बिजनेसेस के लिए। लेकिन आजकल के जो बिजनेसेस हैं, Amazon ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, ऊबर, ओला ले लीजिए। ऊबर में इंडिया के कुछ चंद लोग 1-2 ऑफिसेज में बैठते हैं और वहां से देश के सारे बड़े शहरों में, हर शहर में हजारों टैक्सीज चल रही हैं। ऊबर के खुद के एम्प्लॉइज कितने होंगे? 100 भी नहीं होंगे, और कुछ 2-4 ऑफिसेज होंगे। यानी ऊबर को अगर मैं इस हिसाब से वैल्यू करने जाऊं कि ऊबर के पास कितने ऑफिसेज हैं, उनका स्टाफ का साइज कितना बड़ा है, वो कितना रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, तो मैं ऊबर को कभी ठीक से वैल्यू ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऊबर तो अभी ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमाती, बल्कि लॉस में ही होगी। और यही बात सच है जोमैटो के लिए, पेटीएम के लिए, Amazon के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, बहुत सारी डिजिटल फर्स्ट कंपनीज के लिए। यानी ऊबर वाले एग्जांपल से हम क्या समझे, हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे जज नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर ये कंपनीज तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रही, अभी तो लॉस वाले स्टेज में है। इनके पास कितनी प्लांट मशीनरी है इससे भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इनके पास ज्यादा है ही नहीं।
कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने लोगों का वर्कफोर्स है, उससे भी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा लोगों को ये हायर करते ही नहीं। तो जितने भी ट्रेडिशनल पैरामीटर्स होते थे ना इन बिजनेसेस को वैल्यू करने के लिए, वो वैलिड है ही नहीं नई कंपनीज के लिए। तो ऐसे में तरीका भी नया होना चाहिए। अगर हम उसी पुराने तरीके से बैलेंस शीट, जीरो डेट हो, एसेट्स इतने हो, प्रॉफिट एंड लॉस में 10% सेल्स ग्रोथ हो, 15% प्रॉफिट ग्रोथ हो, आरओई इतना हो, आरओसी इतना हो, ये सब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है इन नई कंपनीज को। इनफैक्ट प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन ये जो स्टार्टअप बिजनेसेस है ना, ये कई स्टेज पे फंडिंग रेज करते हुए आते हैं। सीड राउंड हो गया, एंजल फंड हो गया, वेंचर कैपिटल के पास चले गए, सीरीज ए, सीरीज बी, कई लेवल्स पे ये लोग फंडिंग रेज करते हैं। अब अगर फंडिंग रेज करते हैं तो इक्विटी देनी पड़ती है। इस कारण इन स्टार्टअप्स में ना प्रमोटर का शेयर होल्डिंग तो बचता ही नहीं है। 10%, 20%, बहुत हो गया तो 40%, उससे ऊपर तो होता ही नहीं है। 10-20% ही बचता है। अब जितने इंडिया के बड़े स्टार्टअप्स हैं उसमें उठा के देख लीजिए कि फाउंडर का स्टेक कितना है, ज्यादा नहीं है। तो ये मैट्रिक भी काम नहीं करता। तो हमको अब नए तरीकों की जरूरत है। तो अब डिस्कस करते हैं वो नए तरीके। आपको पता है Amazon ना जब बनी तो शुरू के 20-21 साल उसने किसी भी साल प्रॉफिट कमाया ही नहीं। 20 सालों तक वो कंपनी लॉस में थी। अब कोई ऐसी कंपनी अगर पहले होती ना कि 20 साल तक पैसा कमाया ही नहीं, तो वो कौड़ियों के भाव में बिकती। लेकिन Amazon का हर साल वैल्यूएशन तेजी से बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनेट बिजनेस है और मार्केट ये समझता है कि इंटरनेट बिजनेस अलग तरीके का है। वो भले ही पैसा ना कमा रहा हो, लेकिन वो वैल्यू कमा रहा है, वो अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहा है। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते थे ना, वो कैसे होते थे कि आपने अपनी कोई शॉप खोल ली, मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान खोल ली, और पहले दिन से अगर आपकी मिठाई बिक रही है, आपकी लागत है 400 रुपए किलो, आप बेच रहे हो 600-700 रुपए किलो में, और आप 200 रुपए किलो कमा रहे हो, तो आप अपने शहर में 2-4 सालों में एक अच्छी स्टैब्लिश्ड मिठाई दुकान बन जाते हैं। अगर आपका टेस्ट अच्छा है, लोगों को प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद आ रही है तो। और आप हमेशा कंपटीशन से बचे रहते, क्योंकि मार्केट जो है ना वो ज्योग्राफिकली डिवाइडेड था। मैं छत्तीसगढ़ के मार्केट में स्ट्रांग हूं, कोई और महाराष्ट्र के मार्केट में स्ट्रांग है, कोई यूपी के मार्केट में स्ट्रांग है। मार्केट डिवाइडेड था ज्योग्राफी के कारण, क्योंकि आप अगर अपने शहर में मिठाई दुकान खोले हुए हो तो आपके लिए आसान नहीं था कि आप छत्तीसगढ़ से बैठ के दिल्ली में सामान बेच सको, महाराष्ट्र में सामान बेच सको। तो आप लिमिटेड थे, आपके जैसे हर कोई लिमिटेड था, क्योंकि सामान इधर से उधर भेजना आसान नहीं था। इंटरनेट के कारण ना अब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इन वीडियोस को देख लीजिए। अब मेरे चैनल को इंडिया में जिसको भी देखना है वो देख सकता है, जिसको भी हिंदी समझ में आती है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, वो देख सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को राजस्थान के लोगों को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, यूपी वालों को दिखाने के लिए कुछ और करना पड़ रहा है। देश भर का मार्केट मेरे लिए अवेलेबल है। तो उस कारण जैसे ही डिजिटल बिजनेस में कोई बिजनेसमैन उतरता है तो उसका कंपटीशन पूरे देश की डिजिटल कंपनियों से होता है, और वो एक साथ पूरे देश को सर्व कर सकता है। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन अपने शहर के लोगों से है जो वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो पूरा देश, पूरी दुनिया में आपके जैसा बिजनेस अगर कोई और कर रहा है तो वो आपका कॉम्पिटिटर है। तो आपको पूरे देश के लोगों से कंपीट करना है। अब अगर ऐसा है तो आपको कई सालों तक सामान को सस्ता बेचना पड़ेगा, लोगों को उस प्रोडक्ट की आदत डलवानी पड़ेगी, जिस कारण टाइम लगता है पैसा कमाने में। और ये वेंचर कैपिटल वाले लोग समझते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि तुरंत आप पैसा कमाने लगो, वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, मार्केट कैप्चर करो, कॉम्पिटिटर्स को खत्म करो। तो आपने जियो को देखा, बहुत सस्ते में फोन कॉल्स ले आया तो 8-10 टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई। जोमैटो और स्विगी के कारण फूड पांडा बंद हो गया, उबर ईट्स बंद हो गया। तो सबसे ज्यादा इनका फोकस ये रहता है कि पूरा देश हमारा मार्केट है, तो पूरे देश से कंपटीशन को हटाना है। वो कैसे हटेगा? जब आप चीज तो अच्छी दोगे ही और बहुत सस्ती भी दोगे। अब बहुत सस्ती देने के लिए आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आप तो नुकसान में बेचोगे। अगर आप प्रॉफिट में बेचोगे कोई चीज, 10 रुपए की चीज 12 में बेचोगे, तो बहुत सारे और लोग आ जाएंगे आपसे कंपीट करने में। आप तो तभी टिक पाओगे जब 10 की चीज आप 8 में बेचोगे। तब 100 और लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि नहीं बाबा, 10 की चीज मैं कैसे 8 में बेचूंगा, मेरे को नहीं करना ये धंधा। तो आपको 10 की चीज 8 में ही बेचनी है ऑनलाइन। उसके लिए आपको पैसा जलाना है। तो पैसा जलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। उसके लिए आपको वेंचर कैपिटल फंड्स के पास जाना है, जो आपको पैसा देंगे लेकिन बदले में आपको इक्विटी देनी है।
अब आप क्योंकि लागत से कम में बेच रहे हो तो लॉस में बेचोगे, वेंचर कैपिटल को अगर आप स्टेक दे रहे हो तो आपका स्टेक कम होगा। तो इस कारण ना जो सारे ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं वो काम नहीं करते। और एक और चीज, ऑनलाइन में ना हर कैटेगरी में 2 प्लेयर या ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेयर के लिए जगह होती है। ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेयर्स को एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ऑफलाइन में एक साथ शहर में 20 मिठाई दुकान, 20 कपड़ों की दुकान चलेगी, लेकिन ऑनलाइन में मिंत्रा ही चलेगा और साथ में 1-2 कोई और चलेंगे। ऑनलाइन में 20 कपड़ों की वेबसाइट एक साथ प्रॉफिटेबली नहीं चल पाएगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से कंपीट कर रहा है। जोमैटो और स्विगी ही चलेंगे, तीसरा नहीं चल पाएगा। ओला और उबर ही चलेंगे, तीसरा नहीं चल पाएगा। तो ऑनलाइन में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेयर के लिए जगह होती है। तो इसलिए भी ये वेंचर कैपिटलिस्ट खूब सारा पैसा एक कंपनी के पीछे लगाने को रेडी रहते हैं, कि उनको पता है कि अगर हम आखिरी 2 में बचे ना तो पूरे देश पे हम राज करेंगे इस बिजनेस सेगमेंट पे। तो चलिए अब ना मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूं इन कंपनीज को एनालाइज करने के। पहला, फोकसिंग ऑन द राइट मेट्रिक। सबसे पहले तो ना आपको इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स अगर ये लिस्टेड हैं तो लिस्ट होने वाली है तो इनका जो प्रोस्पेक्टस फाइल होता है, इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। और उसमें ना एक खास चीज देखनी है कि मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट का जो लेटर है, आर्टिकल है, उस पे ये कंपनी को किस चीज पे फोकस कराना चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जोमैटो। अब जोमैटो के फाउंडर्स 3 चीजों पे फोकस कर सकते हैं। एक, कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स हों, इसका मतलब है कि ज्यादा यूजर्स ऑनबोर्ड करें या एक यूजर को ज्यादा ऑर्डर करवाएं। तो एक हो सकता है कि ज्यादा ऑर्डर्स पे फोकस हो। दूसरा हो सकता है कि ज्यादा रेवेन्यू पे फोकस हो, पर ऑर्डर मैं ज्यादा कमाऊं। तीसरा हो सकता है कि ज्यादा रेस्टोरेंट्स को मैं पार्टनर बनाऊं और ज्यादा रेस्टोरेंट्स को। तो ये 3 फोकस एरिया हो सकते हैं। अब इसमें मुझे सबसे अच्छा फोकस एरिया क्या लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स को बढ़ाने पे फोकस करो। अगर मान लो उनका फोकस हुआ कि ज्यादा रेस्टोरेंट्स ऐड करना है, वो मुझे ज्यादा यूजफुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट्स तभी आपके पास ऑनबोर्डेड रहेंगे। आप उनको ऑनबोर्ड कर तो दोगे, लेकिन वो ऑनबोर्डेड रहेंगे तब अगर उनको बार बार बहुत सारे ऑर्डर्स जोमैटो से मिल रहे हैं। यानी आपको फोकस ऑर्डर्स पे करना है। अगर जोमैटो इस चीज पे फोकस करे कि मैं एक यूजर से ज्यादा कमाऊं, तो अगर वो यूजर के वॉलेट को हर्ट होने लगेगा तो या तो वो जोमैटो यूज करने से कतराएगा या वो स्विगी पे शिफ्ट हो जाएगा अगर वो ज्यादा सस्ता है तो मुझे यूजर को ये फील कराना है कि ज्यादा से ज्यादा बार आओ और यहां हर चीज बहुत सस्ते में मिलती है, आपके बजट को हर्ट नहीं होगा। तो आपको ऐसे सोचना है कि क्या ये कंपनी सही जगह पे फोकस कर रही है या नहीं। क्या ये बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने का तो नहीं सोच रही, क्या ये बहुत जल्दी यूजर से ज्यादा रेवेन्यू लेने का तो नहीं सोच रही, या कुछ गलत ही चीज की तरफ तो नहीं जा रही, या कोई नया विंग तो चालू नहीं कर रही। जैसे ये लॉकडाउन के समय स्विगी, जोमैटो लिकर डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी और ये सब की तरफ आने लगे थे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो आपको ये देखना है कि फोकस सही जगह हो और उसका जो मेट्रिक है ना वो भी सही हो। सेकंड, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप्स अभी यूजर एक्विजिशन स्टेज पे, उनको ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने ऐप या प्रोडक्ट पे लाना है। यानी कि हमको ये देखना है कि पर यूजर को लाने की उनकी कॉस्ट कितनी है, जिसको हम कहते हैं यूजर एक्विजिशन कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपस्टॉक्स वर्सेस जीरो धाका। ये सिर्फ एग्जांपल है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप कई बार अपस्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें अकाउंट ओपनिंग फी नहीं होती। इसके अलावा कई बार वो आपको कुछ बोनस देता है अकाउंट ओपनिंग पे। तो इससे क्लियर कट समझ में आता है कि अपस्टॉक्स की यूजर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि उसको अकाउंट ओपनिंग पे कुछ नहीं मिल रहा, और कई बार इनफैक्ट वो आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है अकाउंट ओपनिंग पे, तो उसकी यूजर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा है। एज अ कस्टमर मुझे पसंद आएगा, एज एन इन्वेस्टर शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो। इनफैक्ट अगर आप इन ब्रोकर्स को कंपेयर करना चाहते हैं, इनके क्या ऑफर्स चल रहे हैं वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से कई ब्रोकर्स लिस्टेड भी हैं, या आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं select.finology.in पे, जहां आप इंडिया के सारे टॉप ब्रोकर्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपको 1000 रुपए के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सिलेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, आपको सोचना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से, कि अगर आपको दिख रहा है, आजकल ये न्यूज में बहुत आता है कि इस स्टार्टअप की कॉस्ट इतनी, ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया, 7,500 करोड़ का स्टार्टअप है ये वो, तो थोड़ा ना बस शांति से बैठिए और खुद सोचिए कि अगर आपके पास 7,500 करोड़ रुपए हों तो क्या आप वैसा ऐप बना सकते हैं और उससे ज्यादा उसको पॉपुलर कर सकते हैं उसकी मार्केटिंग करके। ये अंदाजा ना हमको खुद मेंटली ही लग जाता है। तो ऐसे सोच के देखिए कि अगर किसी स्टार्टअप की वैल्यू है 30,000 करोड़, कोई लिस्टेड,
या फिर कोई लिस्ट होने वाली कंपनी भी हो सकती है, वो उसकी वैल्यू है 30,000 करोड़। तो ऐसे सोचिए कि अगर मेरे पास 30,000 करोड़ हो तो क्या मैं इससे बड़ी कंपनी, इससे बेटर कंपनी इसी की फील्ड में बना सकता हूं? अगर हाँ, तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, उसको मत लीजिए। तो ये 3 तरीके हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखिए, यूजर एक्विजिशन कॉस्ट देखिए कि किसकी कम है, जोमेटो की कम है या स्विगी की कम है, और ये देखिए कि वो सही मेट्रिक पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं। ये सब आप कैसे देखेंगे? अगर वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो टिकर पे, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट, थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट, किसी ब्रोकर ने भी उस पर रिसर्च की है तो वो, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आपको टिकर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जरूर जी भर के रिसर्च करिए। इसके अलावा हमने लॉन्च कर दी है टिकर टॉक्स फोर्टनाइटली मैगजीन, जहां हम अक्सर स्टार्टअप्स को भी कवर करते रहते हैं। तो अगर आप नए नए स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनका फाइनेंशियल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप टिकर टॉक्स का फ्री ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। iOS और एंड्रॉइड दोनों ही ऐप स्टोर्स में इसकी ऐप अवेलेबल है और इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। स्टार्टअप्स में किन चीजों पे आपको फोकस करना है ये आप सीख पाए होंगे। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।